हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही देश हमारे पड़ोसी देश हैं और ये दोनों ही पड़ोसी देश कैसे विदेशी ताकतों के इशारों पर आजकल नाच रहे हैं। हम दशकों से एक शब्द बहुत सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, और वो है विदेशी ताकतें। आपने भी देखा होगा, सुना होगा कि जब किसी देश में कोई संकट आता है या अस्थिरता होती है तो उस देश की सरकार और वहां के नेता यही कहते हैं कि इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। तो ये विदेशी ताकतें कौन होती हैं? ये हमने भी अपने देश में बहुत बार सुना है कि हमारे देश में जब कोई बात, कोई घटना हो जाती है तो कई बार कहा जाता है कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। तो ये विदेशी ताकतें होती क्या हैं, ये कैसे काम करती हैं और ये विदेशी ताकतें होती भी हैं या नहीं? तो आज हम आपको विदेशी ताकतें दिखाएंगे। इसका जवाब ये है कि ये विदेशी ताकतें असल में काल्पनिक नहीं है, बल्कि ये वाकई में होती है। अब देखिए कहां होती, कैसे होती। पाकिस्तान और श्रीलंका इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रशिया की यात्रा करके अमेरिका को नाराज कर दिया, तो अमेरिका ने कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में पाकिस्तान की सरकार गिरा दी और राजनीतिक रूप से पाकिस्तान को अस्थिर कर दिया। आज पाकिस्तान में 25-25 करोड़ रुपए में वहां के सांसद बिक रहे हैं और यह दावा खुद इमरान खान ने किया है, हम नहीं कह रहे। सोचिए, अमेरिका जैसा देश चाहे तो पाकिस्तान की पूरी संसद को खरीद कर वहां अपने लोगों को बैठा सकता है। और पाकिस्तान के संकट से भी यही पता चलता है कि वहां की सेना इस समय अमेरिका की जेब में है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के बाद से वहां के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका की भाषा बोलना शुरू कर दिया। यानी सोचिए, पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री है वो अलग भाषा बोल रहा है और जो आर्मी चीफ है वो अलग भाषा बोल रहा है। आर्मी चीफ रशिया की खुलकर आलोचना कर रहे हैं क्योंकि अमेरिका यही चाहता है। इससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान के राजनीतिक संकट के पीछे अमेरिका का ही हाथ हो सकता है और यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान में विपक्षी पार्टियों को फंडिंग और पूरा समर्थन भी इस समय अमेरिका से मिल रहा हो, क्योंकि अमेरिका यह चाहता है कि किसी भी कीमत पर इमरान खान को वहां से हटाया जाए। तो यहां आपने देखा कि अमेरिका बहुत बड़ी भूमिका यहां पर निभा रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान की जो सेना है वो अमेरिका के साथ जाकर खड़ी हो गई है। उसने रशिया का साथ छोड़ दिया है और अमेरिका यही चाहता था। यही स्थिति श्रीलंका की भी है। श्रीलंका की सरकार जब तक चीन के प्रभाव में काम कर रही थी तब तक सब ठीक था। जैसे ही श्रीलंका ने अपने राष्ट्रीय हितों की बात करनी शुरू की और चीन की कंपनियों के खिलाफ थोड़ा सा भी सख्त रुख अपनाया तो पूरा देश आर्थिक संकट से घिर गया। और आज श्रीलंका में विपक्षी पार्टियां महिंदा राजपक्षे की सरकार को अल्पमत में बता रही हैं और हो सकता है कि इसके लिए इन पार्टियों को चीन से ही मदद मिल रही है। यानी जो विदेशी ताकतें होती हैं वो किसी भी देश को कमजोर करके उसे अस्थिर कर सकती हैं, और वो ऐसा इसलिए करती हैं कि जब कोई देश राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से टूट जाता है तो उसे अपने नियंत्रण में लेना और उसके संसाधनों पर कब्जा कर लेना बड़े देशों के लिए आसान हो जाता है। ये हम सीरिया में देख चुके हैं, अफगानिस्तान जैसे देश में भी देख चुके हैं। और ये भी एक तरह का वॉरफेयर होता है, यानी ये एक तरह का युद्ध होता है। युद्ध दो तरह के होते हैं। एक तो वो है जो इस समय आप यूक्रेन में देख रहे हैं, जहां सेना का और हथियारों का इस्तेमाल होता है, खून खराबा होता है। और एक युद्ध वो होता है जिसमें सेना और हथियारों की जरूरत नहीं होती, बल्कि उस देश की सोसाइटी में, उस देश के समाज में अनिश्चितता और डर का माहौल पैदा करके समाज को अंदर से तोड़ा जाता है। और जब समाज टूटा तो फिर देश भी टूटा। और इस युद्ध में विदेशी ताकतों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये ताकतें भारत को भी अस्थिर करने की कोशिश अक्सर करती रहती हैं। वो हमारे देश के नेताओं को और राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग करती हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं और एनजीओज को पैसा पहुंचाया जाता है। फिर इन संस्थाओं द्वारा ये पैसा अर्बन नक्सल्स तक पहुंचता है, आतंकवादियों को मिलता है, एक खास विचारधारा के लोगों को भी मदद पहुंचाई जाती है। मीडिया के भी कुछ लोग हैं जिन्हें ये मदद पहुंचाई जाती है ताकि वो अपने अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स में इसी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर सकें। और फिर ये सब लोग इन विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को तोड़ने का या कमजोर करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा, हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो आतंकवादियों की तारीफ करता है, उनको समर्थन देता है, अर्बन नक्सल्स को भी अपना समर्थन देता है। और जहां जहां भी देश तोड़ने की बात चल रही है,
ऐसे लोग हर जगह पहुंच जाते हैं समर्थन लेकर। आपने देखा होगा हमारे देश में किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें भी आपने देखा होगा कि कैसे विदेशी ताकतें तब आ गई थीं, कैसे उन्होंने दिल खोलकर पैसा बहा दिया इस किसान आंदोलन को जिंदा रखने में। इससे पहले आपने देखा होगा दिल्ली में दंगे हुए थे, उससे पहले आपने देखा कि कैसे नए नागरिकता कानून को लेकर पूरे देश में पहले विरोधी ताकतें जो थीं वो लगातार प्रोटेस्ट करती रहीं। इस सब के लिए कहीं ना कहीं से पैसा आता होगा, कहीं ना कहीं से संसाधन भी आते होंगे। अगर एक लाइन में कहें तो विदेशी ताकतें जिस देश को अस्थिर करना चाहती हैं वो वहां एक ऐसे लोकल एजेंट की तलाश करती हैं जो उसी देश का मूल नागरिक हो और वहीं रहकर काम करता हो। तो इस लड़ाई में लोकल एजेंट्स का होना बहुत जरूरी है। जैसे जब अंग्रेज भारत आए थे तो उन्होंने यहीं की छोटी छोटी रियासतों के नवाबों को और छोटे छोटे राजाओं को अपना लोकल एजेंट बना लिया था, और फिर इन्हीं राजाओं ने और नवाबों ने अंग्रेजों के लिए भारत के साथ गद्दारी की थी, भारत को कमजोर किया ताकि अंग्रेज यहां आकर अपना शासन चला सके। लेकिन आज जमाना बदल चुका है और अब जो लोकल एजेंट होते हैं वो या तो विपक्षी पार्टियों के नेता होते हैं, पत्रकार होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, या फिर एनजीओज चलाने वाले होते हैं। और ये सभी लोग अक्सर विदेशी ताकतों से मिलकर कभी विरोध प्रदर्शन करवाते हैं, कभी विकास कार्यों और नए कानूनों को रोकने की कोशिश करते हैं, कभी हिंसक आंदोलन शुरू करते हैं। जैसे हमारे ही देश में आपने देखा होगा नक्सलवादी भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कहीं पर आतंकवादी हिंसा कर रहे हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवादी संगठन हिंसा कर रहे हैं। और आमतौर पर इनकी जो मांग होती है वो या तो अलग राज्य की होती है या अलग देश बनाने की होती है। और ये लोकल एजेंट्स धीरे धीरे जो है विदेशों से पैसा लेना शुरू करते हैं और फिर इस तरह की मांग को हवा देते हैं और इनके साथ मिलकर देश को अंदर से तोड़ने की कोशिश की जाती है। इससे इन्हें फंडिंग के रूप में पैसा तो मिलता ही है, ये फायदा होता है इनको। साथ ही विदेशी ताकतों की मदद से इस तरह की जो शक्तियां होती हैं जो हमारे देश में होती हैं ये सत्ता में पहुंच जाती हैं। किसी भी पार्टी के लिए आज भारत जैसे देश में सबसे जरूरी है कि उसकी कहीं ना कहीं सरकार बन जाए, वो सत्ता में आ जाए। तो उनके लिए लालच ये होता है कि अगर कोई विदेशी ताकत उन्हें इतने संसाधन दे दे, समर्थन दे दे कि वो सत्ता तक पहुंच जाएं, तो वो इस लालच में विदेशी ताकतों के हाथों में खेलने लगती हैं। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने हाल ही में इस खतरे को लेकर देश को सावधान किया था और एक समारोह में उन्होंने कहा था कि अब किसी देश को तोड़ने के लिए युद्ध की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब उस देश की सोसाइटी में एक खाई पैदा करके उसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। People are most important. The new frontiers of war, what we call as the fourth generation warfare, is the civil society. Wars have ceased to become an effective instrument of achieving their political or military objectives. They are too expensive and unaffordable. And at the same time, there is an uncertainty about their outcome. But it is the civil society that can be subverted, that can be suborned, that can be divided, that can be manipulated to hurt the interest of a nation. तो अब किसी भी देश को तोड़ने के लिए हथियारों की और सेना की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सबसे पहले आप उसके समाज को तोड़ सकते हैं। और समाज को तोड़ने में, जैसा हमने आपको बताया, उसी देश के जो लोकल एजेंट्स होते हैं वो विदेशी ताकतों के साथ मिलकर काम करते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.